The tables and the cartoon here present some of the evidences. स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए कुछ एविडेंस दिए गए हैं नीचे, कुछ टेबल्स भी दी गई हैं और कार्टून के थ्रू भी इस चीज़ को प्रूव किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी के अंदर होने वाली डिबेट्स काफ़ी मुश्किल होती हैं और हर डिबेट का हम जवाब नहीं दे सकते, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर कुछ डिबेट्स ऐसी हैं जिनका जवाब हम फैक्ट और फिगर्स के थ्रू दे सकते हैं। और ऐसी ही एक डिबेट है स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिबेट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेमोक्रेसी में हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए हम फैक्ट्स और फिगर्स प्रस्तुत कर सकते हैं, मीन्स आंकड़े दे सकते हैं। टेबल 1 का करते हैं स्टूडेंट्स। टेबल 1 shows that on an average dictatorial regimes have had a slightly better record of economic growth। स्टूडेंट्स, जो टेबल 1 है, ये देखिए टेबल 1। तो टेबल 1 हमें दिखाती है कि जो डिक्टेटोरियल रिजाइम है, मीन्स जो डिक्टेटरशिप हैं, उनका बेटर रिकॉर्ड रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डेमोक्रेसी की कंपेयर में। मीन्स यदि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की जाए तो स्टूडेंट्स, डिक्टेटरशिप का जो रिकॉर्ड है वो बेटर रहा है स्लाइटली, थोड़ा सा, किसकी कंपेयर में, डेमोक्रेसी की कंपेयर में। बट व्हेन वी कंपेयर द रिकॉर्ड ओनली इन पुअर कंट्रीज देयर इज वर्चुअली नो डिफरेंस। स्टूडेंट्स, यदि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में, कि डिक्टेटरशिप ने ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है या डेमोक्रेसी ने ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, तो जो रिच कंट्रीज़ हैं स्टूडेंट्स, तो रिच कंट्रीज़ में तो डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड बेटर रहा है। मीन्स जो रिच डेमोक्रेसी है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ कम रहा है, लेकिन जो रिच डिक्टेटरशिप हैं उनका रिकॉर्ड आपके ज़्यादा अच्छा रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम पुअर कंट्रीज़ की बात करें, मीन्स एक पुअर कंट्री है उसमें डिक्टेटरशिप है और दूसरी पुअर कंट्री है उसमें डेमोक्रेसी है, तो पुअर कंट्रीज़ में इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड बराबर रहा है। उसमें वर्चुअली होता है, वास्तव में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टेबल 2 की। टेबल 2 हमें दिखाती है विद इन डेमोक्रेसीज की डेमोक्रेसीज में देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वलिटीज़, कि डेमोक्रेसी में हाई डिग्री ऑफ इनइक्वलिटीज़ हो सकती हैं। मीन्स अलग अलग डेमोक्रेसीज के अंदर बहुत ज़्यादा असमानताएं हो सकती हैं। जैसे इंडिया भी डेमोक्रेसी है और स्टूडेंट्स अमेरिका भी डेमोक्रेसी है, तो इनमें स्टूडेंट्स दोनों डेमोक्रेसीज में अंतर हो सकता है बहुत ज़्यादा। मीन्स एक डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है और दूसरी डेमोक्रेसी की अच्छी नहीं हो सकती। मीन्स दो डेमोक्रेसीज एक दूसरे की कंपेयर में इक्वल नहीं हो सकती इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। क्या पता एक डेमोक्रेसी का इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा है और दूसरी का इकोनॉमिक ग्रोथ कम है, मीन्स दोनों इक्वल नहीं है। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील, the top 20% people take away more than 60% of the national income। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ अफ्रीका भी डेमोक्रेसी है, ब्राज़ील भी डेमोक्रेसी है, इन डेमोक्रेसी के अंदर जो टॉप 20% पीपल हैं, मीन्स जो ऊपर वाले 20% लोग हैं, अमीर लोग कह सकते हैं इनको, उनके पास में कंट्री की टोटल इनकम का 60% है। मीन्स 20% लोग कंट्री का
60% पैसा लिए हुए हैं। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसी डेमोक्रेसीज में। लिविंग लेस देन 3% फॉर द बॉटम 20% पॉपुलेशन। और स्टूडेंट्स, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील जैसी डेमोक्रेसीज में जो नीचे के 3% लोग हैं उनके जो नीचे की 20% पॉपुलेशन है उनके पास कंट्री का सिर्फ 3% है। मीन्स ऊपर के जो 20% हैं उनके पास में कंट्री का 60% पैसा है और नीचे के जो 20% हैं उनके पास में कंट्री का सिर्फ 3% पैसा है। तो देखिए एक डेमोक्रेसी है उसके अंदर कितना डिफरेंस है। दो डेमोक्रेसीज हैं ये, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील, तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मीन्स जब कंट्री की इनकम की बात आ जाए तो कुछ लोग तो कंट्री का बहुत ज़्यादा पैसा लिए हुए हैं और कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। देख सकते हैं 20% लोग एक तरफ तो 60% पैसा लिए हुए हैं और नीचे वाले जो बॉटम के 20% हैं उनके पास में सिर्फ 3% पैसा है। कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड हंगरी आर मच बेटर इन दिस रिस्पेक्ट। स्टूडेंट्स, डेनमार्क और हंगरी ये यूरोप की कंट्री हैं, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है लेकिन इनके अंदर जो आपके परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी है। मीन्स इन कंट्रीज के अंदर लोगों के पास जो धन का बंटवारा है, जो कंट्री की इनकम है वो लगभग इक्विवेलेंट है। इन्होंने आपके बेटर परफॉर्मेंस की है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। यू कैन सी इन कार्टून में आप देख सकते हैं देयर इज ऑफन इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू द पुअर सेक्शन। और डेमोक्रेसीज के अंदर स्टूडेंट्स पुअर सेक्शन के लिए जो अपॉर्चुनिटी हैं वो इक्वल नहीं है। मीन्स बराबर का मौका नहीं मिलता गरीब लोगों को। व्हाट वुड बी यूर वर्डिक्ट, आपका क्या निर्णय होगा ऑन डेमोक्रेसी के ऊपर इफ़ यू हैड टू बेस इट प्योरली ऑन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे ये आपका क्वेश्चन किया गया है कि यदि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के मामले में आपको डेमोक्रेसी के ऊपर निर्णय लेना है तो आप क्या निर्णय लेंगे। मीन्स ग्रोथ के मामले में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में कि डेमोक्रेसी ने इकोनॉमिक ग्रोथ की या नहीं की, लोगों को इक्वल पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया या नहीं किया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं टेबल 1 और टेबल 2 से, तो इसको अच्छी तरीके से करें। देखिए रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फॉर डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ दे रखी है स्टूडेंट्स। ये 1950 से 2000 तक ऑल डेमोक्रेटिक रिजाइम मीन्स जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन कंट्रीज़ की ग्रोथ रेट 1950 से 2000 तक 3.95% रही है। जितनी भी डिक्टेटरशिप हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो रिच डिक्टेटरशिप है चाहे पुअर डिक्टेटरशिप है, उसी तरीके से चाहे वो रिच डेमोक्रेसी है चाहे पुअर डेमोक्रेसी है, तो स्टूडेंट्स डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड थोड़ा बेटर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में। पूरी कंट्री की डिक्टेटरशिप को हम देखें, तानाशाही के रूल को देखें तो 4.42% ग्रोथ रेट रही है। और पूरी कंट्री की डेमोक्रेसीज को देखें, रिच डेमोक्रेसी हैं चाहे पुअर डेमोक्रेसी हैं, तो उनकी ग्रोथ रेट 3.95 रही है। डिक्टेटरशिप की परफॉर्मेंस बेटर रही है। पुअर कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप, देखिए जो गरीब देश हैं डिक्टेटरशिप के अंडर में स्टूडेंट्स, उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है वो 4.34% है। और स्टूडेंट्स पुअर कंट्री जो डेमोक्रेसी के अंडर में है उनका इकोनॉमिक ग्रोथ 4.28 रहा है। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पुअर कंट्रीज़ में, चाहे वहाँ पे डेमोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो। लेकिन यदि सारे डेमोक्रेसीज और सारी डिक्टेटरशिप की बात की जाए तो डिक्टेटरशिप का रिकॉर्ड थोड़ा बेटर रहा है। तो यहाँ पे आप तो डाटा देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि कंट्रीज़ के नाम यहाँ पे बताए गए हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर नेशनल इनकम का शेयर परसेंटेज यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखिए ब्राज़ील के अंदर, साउथ अफ्रीका में जो 64.8% लोग हैं
टॉप 20 के, उनके पास में मीन्स जो कंट्री के टॉप 20 लोग हैं उनके पास में कंट्री का 64.8% पैसा है। जो नीचे वाले बॉटम होता है, नीचे वाले जो 20% लोग हैं उनके पास में कंट्री का सिर्फ 2.9% पैसा है। मीन्स उनके पास में, तो हर कंट्री में देख सकते हैं कि ऊपर वाले 20% के पास कितना पैसा है, नीचे वाले 20% के पास में कितना पैसा है। तो आप एक बार इसको देख लेना, खासकर आप साउथ अफ्रीका ब्राज़ील का करें और डेनमार्क हंगरी का, क्योंकि डेनमार्क हंगरी साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील आपके जो डिस्क्रिप्शन था अभी ऊपर उनमें उसमें इनका नाम आ चुका है। तो स्टूडेंट्स, अब डेमोक्रेसी से हम अगले कौन से आउटकम की एक्सपेक्टेशन, मीन्स अगले कौन से परिणाम की एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एंड पॉवर्टी। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी से हम ये एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं या इस आउटकम या परिणाम की उम्मीद भी रखते हैं कि डेमोक्रेसी इनइक्वलिटी का रिडक्शन करेगी, मीन असमानताओं को कम करेगी, और पॉवर्टी को भी डेमोक्रेसी रिड्यूस करेगी, मीन्स कम करेगी। परहैप्स मोर देन डेवलपमेंट, इट इज़ रीजनेबल टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसीज टू रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। देखिए, हम डेमोक्रेसी से डेवलपमेंट की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट से भी ज़्यादा डेमोक्रेसी के बारे में हम ये रीजनेबल मीन सही एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को, जो इकोनॉमिक असमानताएं हैं उनको कम करेगी। मीन्स डेवलपमेंट की तो हम सोचते हैं ही कि डेमोक्रेसी डेवलपमेंट करेगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम ये एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को रिड्यूस करेगी। इवन व्हेन ए कंट्री achieves economic growth, will wealth be distributed in such a way that all citizens of the country will have a share and lead a better life। देखिए, even when a country achieves economic development, मान लीजिए डेमोक्रेसी ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर भी लिया, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हुआ ये भी हमें देखना पड़ेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कंट्री में, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो वेल्थ है, मींस जो धन है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, बंटवारा सभी सिटीजन में बराबर होना चाहिए। सभी को उस धन का शेयर या हिस्सा मिलना चाहिए और सभी की लाइफ बेटर होनी चाहिए। तो ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम डेमोक्रेसी या ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की उम्मीद हम डेमोक्रेसी से करते हैं जो सभी की लाइफ को बेटर बनाए और धन का बंटवारा सभी में बराबर करे। इज इकोनॉमिक ग्रोथ इन डेमोक्रेसीज अकम्पनीड बाय इंक्रीज्ड इनइक्वलिटीज अमंग द पीपल। आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या डेमोक्रेसी में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इनइक्वलिटी से जुड़ी हुई है क्या। मीन्स कई बार हमने देखा है कि डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाती है, लेकिन उससे एक चीज़ अकम्पनीड हो जाती है, जुड़ जाती है, और वो है इनइक्वलिटी। मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन जो पैसा है वो कुछ ही लोगों के पास होता है और बाकी के लोग हैं उनकी लाइफ काफ़ी मुश्किल होती है। जैसे हमने ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल में देखा, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी कंट्री की बहुत हो गई है, अभी भी बहुत ही बड़ी इकोनॉमी हमारी कंट्री बन गया है आज, लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, या वो गरीबी में जी रहे हैं। कुछ ही लोगों के पास हमारी कंट्री में आज भी ज़्यादा पैसा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग ये होना चाहिए कि सभी के पास में धन का बंटवारा बराबर हो और सभी की लाइफ बेटर हो। और यदि कुछ ही लोगों की 20 या 25% लोगों की लाइफ बेटर हो जाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की हो जाती है, तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी काम की नहीं। जो सबका डेवलपमेंट करे, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री के लिए कारगर होती है और ऐसे ही परिणाम की हम डेमोक्रेसी से उम्मीद करते हैं। और डू डेमोक्रेसीज लीड टू ए जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड अपॉर्चुनिटी। क्या डेमोक्रेसी आपके गुड्स और अपॉर्चुनिटी का सभी को मौका देती है, उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करती है चीज़ों का और अवसरों का, तो ये भी हम देखेंगे।
कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर बेस है। मीन्स डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वलिटी तो सबसे पहले दी जाती है, जैसे सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार, सभी को वोटिंग राइट्स का अधिकार, तो ये है एक पॉलिटिकल इक्वलिटी। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि हमारे कंट्री में पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आ गई है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं आई है। चैप्टर नंबर 3 में, जो आपके 9th क्लास का था, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर बेस है। पॉलिटिकल इक्वलिटी में क्या आता है, सभी को वोटिंग राइट मिले, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिले। ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट इन इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स। आपको पता है डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वलिटी के ऊपर बेस्ड है, और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मीन्स लीडर्स को चुनने में सभी को इक्वल वेट होता है, मीन्स सभी को बराबर का अधिकार होता है। पैरेलल टू द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इंडिविजुअल्स इनटू पॉलिटिकल एरिना ऑन एन इक्वल फुटिंग वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज। देखिए, इस लाइन का सिंपल मीनिंग ये है कि यदि हम ये देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि डेमोक्रेसी ने सभी को ब्रिंगिंग मीन लाया है पॉलिटिकल एरिना में, पॉलिटिकल एरिया के अंदर डेमोक्रेसी ने सभी को इक्वल फुटिंग के बेस पे लाया है, मीन सभी को इक्वल समझा है पॉलिटिकल एरिया में डेमोक्रेसी ने। लेकिन हमने देखा जैसे जैसे डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल इक्वलिटी बढ़ी है, उसके साथ साथ इकोनॉमिक इनइक्वलिटी बढ़ गई है। मीन्स पॉलिटिकली रूप से तो सभी को वोटिंग राइट का अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, लेकिन डेमोक्रेसी की इकोनॉमिक कंडीशन हम देखें तो उसमें क्या है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं। मीन्स डेमोक्रेसी में हमने देखा है कि पॉलिटिकल इक्वलिटी तो आती है, पॉलिटिकल एरिया में तो सभी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन इकोनॉमिक एरिया में नहीं मिला हुआ। ए स्मॉलर नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय हाईली डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ एंड इनकम्स। स्टूडेंट्स, जो थोड़ी सी संख्या में, स्मॉलर नंबर में अल्ट्रा रिच होते हैं अत्यधिक जो अमीर आदमी है, थोड़ी सी संख्या में अत्यधिक जो अमीर आदमी है उनके पास में मतलब कि डिसप्रपोर्शनेट शेयर है वेल्थ का, मीन्स अत्यधिक भाग उन्हीं के पास है धन का। जो अल्ट्रा रिच है ना, अत्यधिक अमीर आदमी है, उनका नंबर भी थोड़ा है और उनके पास में मीन्स आपके धन बहुत ज़्यादा है और उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा है। कुछ ही लोगों के पास में सबसे ज़्यादा इनकम है। नॉट ओनली दैट, ऐसा नहीं है, देयर शेयर इन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री हैज़ बीन इंक्रीजिंग। और वो पहले से जो अमीर हैं अल्ट्रा रिच, कंट्री में उनकी इनकम लगातार बढ़ती भी जा रही है। मीन्स पहले ही उनके पास में पैसा है और जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं। दोज एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी, जो सोसाइटी के सबसे नीचे लेवल पे लोग हैं, मीन्स जो गरीब लोग हैं, बॉटम पे हैं, उनके पास में लिटल, बहुत ही थोड़ा है जिसके ऊपर वो बेचारे डिपेंड हैं, उनके पास में बहुत ही कम पैसा है। देयर इनकम हैज़ बिन डिक्लाइनिंग, और उनकी इनकम कम होती जा रही है। स्टूडेंट्स, जो हमारी कंट्री में बॉटम पे लोग हैं, मीन्स जो गरीब लोग हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट है अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा करना, जैसे फूड, क्लोथिंग, हाउस, एजुकेशन की उनकी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करना इन लोगों के लिए, मीन्स गरीब लोगों के लिए मुश्किल है। इन एक्चुअल लाइफ, मीन्स आपके वास्तव जीवन में, डेमोक्रेसीज डू नॉट अपीयर टू बी वेरी सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़। स्टूडेंट्स, यदि हम एक्चुअल लाइफ में देखें, हम अपने डेली लाइफ में देखें तो डेमोक्रेसीज सक्सेसफुल नहीं हुई हैं इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ को कम करने में। मीन्स लोगों के बीच में अमीरी या गरीबी का डिफरेंस कम करने में डेमोक्रेसीज कामयाब नहीं हुई हैं। इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक, जो इकोनॉमिक्स की टेक्स्ट बुक है, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट पॉवर्टी इन इंडिया। क्लास 9th का आपका जो चैप्टर नंबर 3 था, चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी, तो उसमें आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। द पुअर कंस्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ आवर वोटर्स। मीन्स जितने भी हमारी कंट्री में वोटर्स हैं, उन वोटर्स में सबसे बड़ी संख्या या लार्ज प्रोपोर्शन पुअर लोगों का है। मीन्स हमारी कंट्री में गरीब वोटर ज़्यादा हैं। एंड नो पार्टी विल लाइक टू लूज देयर वोट्स, और कोई भी पार्टी उनके वोट्स को खोना नहीं चाहती। मीन्स हर आदमी गरीबों के वोट लेना चाहती है, क्योंकि गरीबों की
पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके वोट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है, येट फिर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट्स हैं वो इतनी कीन नहीं है, इच्छुक नहीं हैं पॉवर्टी के क्वेश्चन के ऊपर, जैसा कि आप उन पार्टीज से एक्सपेक्ट करते हैं। मीन्स आप पॉवर्टी के क्वेश्चन पे यदि पॉलिटिकल पार्टीज से बात करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज गरीबी के क्वेश्चन पे बात करने की इतनी कीन नहीं है, इच्छुक नहीं है, और वो गरीबी को कम करने की इतनी इच्छुक भी नहीं है जैसा कि आप पॉलिटिकल पार्टीज से एक्सपेक्ट करते हैं और उनको वोट देते हैं, किस लिए? ताकि वो हमारी गरीबी को कम करेंगी। द सिचुएशन इज़ मोर वर्स इन सम कंट्रीज। और स्टूडेंट्स, गरीबी की सिचुएशन या जो सोसाइटी के नीचे लेवल पे जो लोग हैं उनकी सिचुएशन कुछ कंट्रीज में तो बहुत ही वर्स है, बहुत ही ख़राब है। हम एक एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स बांग्लादेश का। बांग्लादेश की 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% पॉपुलेशन गरीबी की वजह से जीवन निर्वाह कर रही है, मीन्स गरीबी में जी रही है। पीपल इन सेवरल पुअर कंट्रीज। स्टूडेंट्स, कुछ गरीब देशों के अंदर जो लोग हैं वो अब डिपेंडेंट हैं रिच कंट्रीज़ के ऊपर। किस चीज़ के लिए? फूड की सप्लाई के लिए। मीन्स गरीब कंट्रीज़ के पास में खाने के लिए या उनके लोगों के पास खाने के लिए फूड भी नहीं है। अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं, मीन्स इस परिणाम या आउटकम की हम उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटीज़ को अकोमोडेट करेगी। जो अनेक डाइवर्सिटी हैं सोसाइटी में उनको संभाल के रखेगी, जैसे बेल्जियम में किया गया। डू डेमोक्रेसीज लेड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन। क्या स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी सभी सिटीजन्स को पीसफुल, शांतिपूर्वक और हारमोनियस, खुशहाल जीवन दे सकती है? इट विल बी फेयर एक्सपेक्टेशन। और डेमोक्रेसी से ये हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी उचित भी है। क्या? कि डेमोक्रेसी हमारे को पीसफुल और हारमोनियस लाइफ देगी। डेमोक्रेसी शुड प्रोड्यूस ए हारमोनियस सोशल लाइफ। मीन्स डेमोक्रेसी से ये हमारी एक्सपेक्टेशन उचित भी है। कौन सी एक्सपेक्टेशन? कि डेमोक्रेसी हमारे को एक हारमोनियस लाइफ देगी, मीन्स खुशहाल जीवन देगी। और डेमोक्रेसी को शुड देना भी चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी से हम बहुत सी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और ये एक्सपेक्टेशन भी हम करते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे को हारमोनियस लाइफ देगी। वी हैव सीन इन अर्लियर चैप्टर्स। हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा हाउ डेमोक्रेसीज अकोमोडेट वेरियस सोशल डिविजन्स। की डेमोक्रेसी किस प्रकार से अनेक प्रकार के सोशल डिविजन्स को अकोमोडेट करती है, मीन्स अनेक प्रकार की जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उनको डेमोक्रेसी संभाल के रखती है। वी सो इन द फर्स्ट चैप्टर। हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा कि हाउ, कैसे बेल्जियम ने सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिया अलग अलग डिफरेंसेस को, जो कि है ना वहाँ पे अनेक टाइप के इतने ग्रुप रहते थे बेल्जियम में स्टूडेंट्स, जैसे जर्मन थे, डच थे, फ्रेंच थे, तो अलग अलग इतने ग्रुप रहते थे बेल्जियम के अंदर और उनमें बहुत से डिफरेंसेस थे, लेकिन उनके बीच में नेगोशिएशन का काम, समझौता कराने का काम बेल्जियम ने सक्सेसफुली किया और कंट्री के लोगों की लाइफ हारमोनियस हो गई, खुशहाल हो गई। अगर वो समझौता ना होता तो बेल्जियम में भी श्रीलंका जैसा हाल होता। डेमोक्रेसीज यूजुअली डेवलप ए प्रोसीजर टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रोसीजर मतलब डेवलप करती है टू कंडक्ट देयर कंपटीशन। मीन्स वो लोगों के कंपटीशन को, मीन्स उनके अंदर जो कंपटीशन है उसको संभाल के रख सके, अच्छी तरीके से कंडक्ट कर सके। मीन्स अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल में होड़ होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की, कंपटीशन होता है, तो कई बार उस कंपटीशन की वजह से लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी इस कंपटीशन को अच्छी तरीके से कंडक्ट करती है, संभाल के रखती है और लोगों की लाइफ को भी हारमोनियस बनाती है। दिस रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ टेंशन। मीन्स लोगों के बीच में डेमोक्रेसी टेंशन को या टेंशन की पॉसिबिलिटी, संभावना को रिड्यूस करती है, ताकि वो टेंशन, वो तनाव लोगों के बीच में जो है वो ज़्यादा एक्सप्लोजिव और वायलेंट ना बने, मीन्स विस्फोटक ना बने, हिंसक ना बने। कंपटीशन होना अच्छी बात है, क्योंकि कंपटीशन नहीं होगा तो कंट्री आगे नहीं जाएगी। लेकिन कंपटीशन ऐसा भी ना हो कि कंपटीशन से टेंशन क्रिएट हो जाए और एक्सप्लोजन हो जाए, विस्फोट हो जाए या वायलेंट हिंसा हो जाए, लोग एक दूसरे को मारने मरने लग जाएं।
तो इस तरीके का माहौल भी नहीं होना चाहिए। नो सोसाइटी कैन फुली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप्स। कोई भी समाज हो वो कभी भी पूरे तरीके से और परमानेंट रिजॉल्व समाधान नहीं कर सकती कॉन्फ्लिक्ट का, झगड़ों का अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। मीन्स कोई भी सोसाइटी हो वो सभी लोगों के बीच में जो झगड़ा होता है उस सोसाइटी में, तो उस झगड़े का पूरी तरीके से फुली और परमानेंटली निपटारा कोई भी सोसाइटी नहीं कर सकती, उन झगड़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकती, मीन्स उनका समाधान नहीं कर सकती। बट वी कैन टेक सर्टेनली लर्न टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंसेस एंड वी कैन ऑल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू नेगोशिएट द डिफरेंसेस। लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं, जितने भी डिफरेंस होते हैं किसी कंट्री या सोसाइटी में, हम उन सभी डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना लर्न मीन सीख सकते हैं निश्चित रूप से। अगर हम डिफरेंसेस को कम नहीं कर सकते, लेकिन है ना लोगों के बीच में जो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके डिफरेंसेस की हम रिस्पेक्ट करना सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं उनके बीच में अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, तो उन डिफरेंसेस की रिस्पेक्ट करना हम सीख सकते हैं निश्चित रूप से, सर्टेनली। और हम एक ऐसा मैकेनिज़्म भी इवॉल्व कर सकते हैं, मीन्स एक ऐसा तरीका भी हम बना सकते हैं, ईजाद कर सकते हैं, एक ऐसा तरीका पैदा कर सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंस पीपल में, अलग अलग लोगों में, मीन्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर हम नेगोशिएट कर सकें, समझौता करवा सकें। तो अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, फिर वायलेंस और एक्सप्लोजन हो जाएगा। और अगर ऐसा मैकेनिज़्म हम इवॉल्व नहीं करेंगे, विकसित नहीं करेंगे, ऐसा तंत्र कि जिसमें हम डिफरेंसेस को नेगोशिएट ना कर पाएँ, तो तब भी हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए दूसरे लोगों की, उसके साथ साथ में एक ऐसा मैकेनिज़्म या तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में नेगोशिएशन हो सके, समझौता हो सके और वो अच्छे तरीके से रह सकें। डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सुटेड टू प्रोड्यूस दिस आउटकम। और अलग अलग लोगों के बीच में नेगोशिएट करवाने में और एक ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व करने में कि अलग अलग टाइप के लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, तो इसके लिए सबसे सूट जो गवर्नमेंट की फॉर्म करती है वो है डेमोक्रेसी। मीन डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जो डिफरेंस की रिस्पेक्ट भी कर सकती है और लोगों के बीच में एक ऐसा मैकेनिज़्म इवॉल्व कर सकती है, विकसित कर सकती है कि अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे से नेगोशिएट कर सकते हैं, समझौता कर सकते हैं और प्यार प्रेम से रह सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम ऑफन टर्न्ड ब्लाइंड आई। हमेशा जो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम है, मीन जिनमें डेमोक्रेसी नहीं होती, जिन गवर्नमेंट्स के अंदर, वो आंखें मूंद लेते हैं, ब्लाइंड आई कर लेते हैं और इंटरनल जो डिफरेंसेस होते हैं, सोशल डिफरेंस होते हैं, वो उनको सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। मीन्स वो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल की रिस्पेक्ट करने के बजाय, उनके साथ नेगोशिएशन या समझौता करने के बजाय क्या करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम, वो लोगों को दबा देते हैं, मीन्स उनकी भावनाओं को, उनकी कल्चर को वो दबा देते हैं। और फिर उससे क्या होता है, कंट्री की जो यूनिटी है वो हैम्पर हो जाती है और बाद में उसके बहुत ही बड़े साइड इफ़ेक्ट्स सामने आते हैं। एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस, अलग अलग सोशल डिफरेंस को हैंडल करने की जो एबिलिटी है डेमोक्रेसी के अंदर, सोशल डिवीजन को, कॉन्फ्लिक्ट को, वो एक डेफिनेट प्लस पॉइंट है डेमोक्रेटिक रिजाइम का। तो डेमोक्रेसी का एक बहुत ही अच्छा या प्लस पॉइंट क्या है कि डेमोक्रेसी के अंदर वो एबिलिटी है कि डेमोक्रेसी अलग अलग झगड़ों को, डिवीजन मीन्स आपके विभाजन को या डिफरेंसेस, अंतरों को हैंडल कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग डिफरेंसेस, डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट जिन लोगों के बीच में झगड़ा होता है, उन लोगों को डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से हैंडल कर सकती है और यही डेमोक्रेसी का अच्छा प्लस पॉइंट है और यही डेमोक्रेसी को नॉन डेमोक्रेसी से, नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम से अलग करता है। बट लेकिन श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें रिमाइंड करवाता है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री टू कंडीशंस को फुलफिल करती है। देखिए कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं, एक बार फिर बताता हूँ मैं इसको। द एग्जाम्पल ऑफ श्रीलंका रिमाइंड्स अस, श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें रिमाइंड करवाता है कि डेमोक्रेसी मस्ट फुलफिल टू कंडीशन, कि डेमोक्रेसी मस्ट क्या होता है, जरूरी, कि डेमोक्रेसी टू कंडीशंस को जरूर पूरा कर सकती है इन ऑर्डर टू अचीव आउटकम। मीन्स है ना, परिणामों को अचीव करने के लिए डेमोक्रेसी टू कंडीशंस को, दो परिस्थितियों को पूरा कर सकती है। और वो परिस्थिति कौन कौन सी हैं देखते हैं हम अभी। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड, ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट सिंपली रूल बाय मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, कि डेमोक्रेसी सिर्फ मेजोरिटी के ओपिनियन पे नहीं चलती। मीन्स डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं है कि जिन
लोगों की संख्या ज़्यादा है, जो लोग मेजोरिटी में हैं उन्हीं के ओपिनियन को, उन्हीं के विचारों को प्रेफरेंस दी जाएगी। मीन्स डेमोक्रेसी का मीनिंग ये नहीं है कि जिन लोगों ने वोट दिए या जो लोग मेजोरिटी में हैं उन्हीं के ओपिनियन को प्राथमिकता दी जाएगी या उन्हीं के विचारों को प्रमुखता दी जाएगी। ऐसा डेमोक्रेसी का मीनिंग बिल्कुल नहीं है। द मेजोरिटी ऑलवेज नीड्स टू वर्क विद माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट फंक्शन टू रिप्रेजेंट द जनरल व्यू। देखिए, यदि गवर्नमेंट अपने जनरल व्यू को रिप्रेजेंट करना चाहती है, मीन्स गवर्नमेंट अपने आप को ये दिखाना चाहती है कि हमारा व्यू जनरल है, सभी सामान्य व्यक्तियों के लिए हम काम करते हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट में मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। यदि गवर्नमेंट अपने फंक्शन अच्छी तरीके से जनरल सामान्य तरीके से चलाना चाहती है और अपने आप को सामान्य मैनर के अंदर या व्यू के अंदर गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करना चाहती है, तो गवर्नमेंट के अंदर मेजोरिटी को माइनॉरिटी के साथ काम करना पड़ेगा। मेजोरिटी और माइनॉरिटी का ओपिनियन परमानेंट नहीं होना चाहिए। मीन्स मेजोरिटी कोई बात बोल दे तो वो कहे कि हर बात में हम ही सही हैं, या माइनॉरिटी ग्रुप के लोग ये बोलने लग जाएं कि हर बात में हम ही सही हैं। तो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, किसी का भी व्यू परमानेंट नहीं होना चाहिए, किसी का भी विचार या ओपिनियन परमानेंट नहीं होना चाहिए। सभी के विचारों को सुनना चाहिए और जो देश के हित में होता है वही करना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी दैट, और ये भी नेसेसरी है, अनिवार्य है कि रूल बाय मेजोरिटी, मेजोरिटी का जो रूल है वो आपके मेजोरिटी कम्युनिटी का रूल ना बन जाए रिलीजन, रेस, लैंग्वेज की टर्म में। जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, श्रीलंका में सिंहला लोग मेजोरिटी में थे, उन्होंने अपने ही रिलीजन को ऊपर रखा, अपनी ही रेस, अपनी ही जाति को ऊपर रखा, इसके साथ साथ उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ऊपर रखा। तो मेजोरिटी का मीनिंग ये नहीं है कि मेजोरिटी ग्रुप है जो वो है ना अपने रिलीजन के बेस पे रूल करने लग जाए, अपनी रेस के, अपनी लैंग्वेज के बेस पे रूल करने लग जाए, जैसे कि श्रीलंका में हुआ। रूल बाय मेजोरिटी मीन्स, मेजोरिटी के रूल का मीनिंग ये है इन केस ऑफ एवरी डिसीजन, कि हर केस के जब कोई भी डिसीजन लिया जाए, और इन केस ऑफ एवरी इलेक्शन, और कोई भी जब इलेक्शन हो तो डिफरेंट पर्सन्स और एंड ग्रुप में एंड कैन फॉर्म मेजोरिटी। मेजोरिटी का मीनिंग ये नहीं है कि किसी लैंग्वेज ग्रुप की या रिलीजियस ग्रुप की या रेस की मेजोरिटी। मेजोरिटी का मीनिंग ये है कि यदि कोई भी इलेक्शन हो उसमें मेजोरिटी ऑफ ग्रुप किसको वोट देता है, मीन्स अलग अलग जो आपके डिसीजन लिए जाते हैं कंट्री में, क्या उस डिसीजन के साथ मेजोरिटी ऑफ पीपल हैं या नहीं है, तो उस मामले में मेजोरिटी होती है, तब वो अपनी मेजोरिटी बना सकते हैं। ये नहीं कि अपनी लैंग्वेज को वो माइनॉरिटी के ऊपर थोप दें, या अपने रिलीजन को, या मीन्स अपने रेस को। ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तब तक डेमोक्रेसी रहती है एज लॉन्ग एज, जब तक एवरी सिटीजन हैव ए चांस, जब तक हर एक आदमी के पास चांस होता है मेजोरिटी में बने रहने का, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स एक विशेष समय पर। मीन्स हर आदमी अपने आप को ये समझे कि मैं मेजोरिटी का हिस्सा हूँ। श्रीलंका में जो सिंहला ग्रुप था उसने अपनी मेजोरिटी, जो उनकी मेजोरिटी में थे वो उनकी संख्या ज़्यादा थी, तो उन्होंने माइनॉरिटी जो कि तमिल ग्रुप थे उनके ऊपर अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू कर दिया, और जो तमिल लोग थे वो अपनी कंट्री में ही अपने आप को अजनबी समझने लग गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ़ समवन इज़ बैरिड फ्रॉम बीइंग ए मेजोरिटी, यदि किसी आदमी को मेजोरिटी का हिस्सा बनने से बैरिड किया जाता है, रोका जाता है उसके बर्थ के बेस पे, जन्म के बेस पे, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजेज टू बी अकोमोडेटिव फॉर दैट पर्सन ऑफ ग्रुप। और है ना, जब डेमोक्रेसी में किसी आदमी को बर्थ के बेस पे बैरिड किया जाता है, मेजोरिटी का हिस्सा बनने से, मेजोरिटी का हिस्सा बनने से उसको रोका जाता है, तो तब डेमोक्रेटिक रूल सीज हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है, और अकोमोडेशन नहीं हो पाती। मीन्स किसी भी कोई भी ग्रुप या पर्सन एक दूसरे से अकोमोडेशन नहीं करेगा, समझौता नहीं करेगा। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में हम अगले जो आउटकम की या परिणाम की उम्मीद करते हैं वो ये करते हैं कि डेमोक्रेसी सिटीजन को डिग्निटी देगी, मीन सम्मान देगी, उसके साथ साथ सिटीजन को फ्रीडम, आज़ादी भी देगी। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। स्टूडेंट्स, किसी भी इंडिविजुअल की फ्रीडम को प्रमोट करने में और उसकी डिग्निटी को प्रमोट करने में, मीन्स किसी भी आदमी की आज़ादी और उसके सम्मान को प्रमोट करने में, बढ़ाने में डेमोक्रेसी बेटर है, सुपीरियर है दूसरी गवर्नमेंट की फॉर्म की कंपेयर में। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स। हर आदमी अपने फेलो बींग्स से, मीन अपने आसपास के जो ह्यूमन बींग है
उनसे रिस्पेक्ट चाहता है। हर आदमी चाहता है कि दूसरा आदमी मेरी रिस्पेक्ट करे। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजेज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। लोगों के बीच में, इंडिविजुअल्स के बीच में कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, अराइज हो जाते हैं झगड़े। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया गया, उनको उनके साथ सम्मान से व्यवहार नहीं किया गया। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। लोगों का जो जुनून है, जो पैशन है, किस चीज़ के लिए? रिस्पेक्ट और फ्रीडम के लिए। हर आदमी पैशनेट रहता है इस चीज़ के बारे में। हर आदमी की भावनाएं होती हैं कि मेरे को रिस्पेक्ट मिले, फ्रीडम मिले। तो यही क्या है? डेमोक्रेसी के बेसिस हैं। मीन्स डेमोक्रेसी में हर आदमी ये चाहता है कि उसको फ्रीडम या रिस्पेक्ट मिले। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस। और डेमोक्रेसी हैं जितने भी वर्ल्ड के पार्ट में, उन्होंने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज भी किया है, मीन स्थापित भी किया है कि इस चीज़ को, सिटीजन को रिस्पेक्ट और फ्रीडम देने की चीज़ को प्रिंसिपल में तो किया है। मीन्स जो डेमोक्रेसी में रूल रेगुलेशन लिखे जाते हैं, सिद्धांत या प्रिंसिपल लिखे जाते हैं, उसमें ये कहा जाता है कि हर सिटीजन को रिस्पेक्ट और फ्रीडम मिलना चाहिए। दिस हैज बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्रीज इन वेरियस डेमोक्रेसी। तो सिटीजन को सम्मान देने की और रिस्पेक्ट देने की या फ्रीडम देने की जहाँ तक बात है, तो इस चीज़ को अलग अलग डेमोक्रेसी ने अलग अलग स्तर पे अचीव किया है। मीन्स कई डेमोक्रेसीज तो अपने सिटीजन को काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट और फ्रीडम देने में कामयाब हुई हैं, और कुछ डेमोक्रेसी इस मामले में कामयाब नहीं हुई हैं। फॉर सोसाइटीज़ which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not simple matter to recognize that all individuals are equal. Means जो सोसाइटीज़ आज डेमोक्रेसी हैं, जो समाज, और कुछ सोसाइटीज़ हैं जो वो किस बेस पे बनी हैं? वो सबॉर्डिनेशन, दमन और डोमिनेशन के बेस पे बनी है। तो उन सोसाइटीज़ के लिए ये सिंपल मैटर नहीं है सभी सिटीजन को इक्वल राइट देना, उनको रिस्पेक्ट देना, फ्रीडम देना। कुछ कंट्रीज आज मीन्स डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन उन कंट्रीज का इतिहास सबऑर्डिनेट का, दूसरे को अधीन रखने का और डोमिनेट करने का, दूसरे को दबाने का रहा है। तो उन कंट्रीज के लिए आज भी सिंपल नहीं है हर सिटीजन को इक्वल राइट देना, हर सिटीजन को फ्रीडम या रिस्पेक्ट देना, क्योंकि आज भी वो अपनी पुरानी मेंटलिटी में ही जी रहे हैं, सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन वाली मेंटलिटी में। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वीमेन। हम वीमेन के डिग्निटी, वीमेन की जो डिग्निटी होती है उसके सम्मान का एक केस लेते हैं, उसका मामला लेते हैं वुमेन का। मोस्ट सोसाइटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सोसाइटी हैं हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड रही हैं। मीन्स वहाँ पे आदमियों का प्रभाव रहा है। यदि ज़्यादातर सोसाइटीज़ देखें वर्ल्ड की, ज़्यादातर देश देखें, तो वहाँ पे आदमियों का ही दमन रहा है। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वीमेन, जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो लॉन्ग स्ट्रगल है ना आपके किया गया, किसके लिए? पुरुषों के बराबर अधिकारों के लिए। उसके बाद कुछ लोगों में संवेदनशीलता आई, सेंसिटिविटी आई, कुछ भावनाएं आई महिलाओं की रिस्पेक्ट के बारे में, और उससे महिलाओं को रिस्पेक्ट भी मिला और कुछ हद तक महिलाओं को इक्वल रूप से ट्रीट किया गया। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ वीमेन आर नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी। मीन्स महिलाओं को इक्वली रूप से ट्रीट किया जाए, रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, ये भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के इंग्रेडिएंट्स हैं, मीन्स महत्वपूर्ण पहलू हैं। दैट डज नॉट मीन, इसका मीनिंग ये नहीं है कि वीमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, कि महिलाएं हमेशा ही रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट की जाती हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। मीन्स आज महिलाओं को अधिकार दे दिए हैं, लेकिन वो अधिकार सिर्फ लिखित में मिले हैं। यदि हम जीरो ग्राउंड पे जाके देखें तो महिलाओं को आज भी रिस्पेक्ट से ट्रीट नहीं किया जाता। तो महिलाओं को अधिकारों का मिलना लिखित में, तो उसका मतलब ये नहीं है कि महिलाएं आज भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट की जाती हैं, मीन्स उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया जाता है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन एक बार जब प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, किसी भी बात को लेके कोई प्रिंसिपल, सिद्धांत, रूल रेगुलेशन बन जाता है, तो इट बिकम्स ईजियर, तो महिलाओं के लिए ईजी हो जाता है टू वेज स्ट्रगल करना अगेंस्ट व्हाट इज अनएक्सेप्टेबल, जो कि अस्वीकृत है कानूनी रूप से और मोरली रूप से, नैतिक रूप से। मीन्स मान लीजिए कोई चीज़ कानूनी रूप से अस्वीकृत है,
और मोरलिटी के रूप से मीन्स भावनात्मक रूप से या नैतिक रूप से भी कोई चीज़ अनएक्सेप्टेबल है तो उस चीज़ को एक्सेप्टेबल बना सकती हैं क्या महिलाएं, यदि वो स्ट्रगल करें। मीन्स एक बार यदि सिद्धांत बन जाते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं, तो वो प्रिंसिपल हैं सारे के सारे। यदि प्रिंसिपल बन जाते हैं तो महिलाएं उन चीज़ों को मीन्स आपके स्वीकार करा सकती हैं जो चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं और आपके जिन चीज़ों को मीन्स सोसाइटी नहीं मानती। लेकिन महिलाएं अगर कानून बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, तो अनएक्सेप्टेबल चीज़ों को भी एक्सेप्टेबल करवा सकती है महिलाएं, लीगली रूप से भी और मॉरली रूप से भी। हमारी भी मॉरल ड्यूटी बनती है महिलाओं का सम्मान करना। और लीगल क्या होता है, कानूनी, कानून का भी आपके फ़र्ज है महिलाओं का सम्मान करना। तो जो चीज़ लीगली और मॉरली रूप से अनएक्सेप्टेबल है उसको एक्सेप्टेबल बना सकते हैं महिलाएं अगर स्ट्रगल करें। और महिलाओं के लिए प्रिंसिपल या रूल रेगुलेशन यदि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जाएं और यदि लिखे गए हैं तो महिलाएं उसको क्या करवा सकती हैं, लागू करवा सकती हैं, इम्प्लीमेंट करवा सकती हैं इन ए नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप। मीन्स जो नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप होते हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, दिस अनएक्सेप्टेबिलिटी वुड नॉट हैव लीगल बेसिस। जो महिलाओं के लिए अस्वीकार्य चीज़ें हैं उनका कोई लीगल बेसिस नहीं होता, वो चीज़ें आपके कानून में नहीं होती। बिकॉज क्योंकि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड डिग्निटी वुड नॉट हैव द लीगल एंड मॉरल फोर्स देयर। क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे अनएक्सेप्टेबल चीज़ों के लिए कोई लीगल बेसिस नहीं है। मीन्स जो चीज़ें महिलाओं के लिए अस्वीकार्य हैं उनके लिए कोई कानून नहीं है वहाँ पे। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, एक आदमी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, डिग्निटी मिलनी चाहिए, वो डिग्निटी और फ्रीडम नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम में मीन्स जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे लीगल और मॉरल फोर्स नहीं है। मीन्स ना तो मॉरलिटी के साथ, नैतिकता के साथ वहाँ पे आदमी की डिग्निटी और फ्रीडम को स्वीकार किया गया है और ना ही कानूनी रूप से स्वीकार किया गया है। तो नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम में किसी की फ्रीडम और डिग्निटी के लिए कोई प्रिंसिपल, रूल, रेगुलेशन नहीं है और उसका कोई लीगल बेसिस भी नहीं है, कोई कानूनी आधार भी नहीं है इन चीज़ों का। और यदि वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में महिलाएं स्ट्रगल करती हैं तो उनको अपने स्ट्रगल में कामयाबी नहीं मिलेगी। द सेम इज़ ट्रू ऑफ द कास्ट इनइक्वलिटी। और यही चीज़ कास्ट इनइक्वलिटी के बारे में भी सच है। देखते हैं कैसे। डेमोक्रेसी इन इंडिया, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी हैज़ स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत हुई है द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। मीन्स डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर आपके मजबूत हुई है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर लोअर कास्ट के लोगों ने, डिसएडवांटेज्ड लोगों ने, डिस्क्रिमिनेटेड लोगों ने क्लेम किया है इक्वल स्टेटस के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए। और उनको इस चीज़ के बारे में मीन्स अधिकार भी मिला है। जिन लोगों के पास में, जो लोग डिसएडवांटेज थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे, उनके पास में कोई इक्वल स्टेटस नहीं था, समान अधिकार नहीं था, इक्वल अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास में नहीं थी। लेकिन जब उन लोगों ने क्लेम किया तो डेमोक्रेसी में उनको अधिकार मिले। और जब ऐसे लोगों को, डिसएडवांटेज्ड लोगों को, डिस्क्रिमिनेटेड लोगों को अधिकार मिले तो हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन फंक्शन यही है, सभी को इक्वल राइट देना। और यदि सभी को इक्वल राइट मिलेंगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। देयर आर इंस्टेंसेस, कुछ उदाहरण भी हैं। आज भी हमारे कंट्री में कास्ट के बेस पे इनइक्वलिटी होती है, लोगों के साथ असमानताएं होती हैं और एट्रोसिटी, अत्याचार भी होते हैं कास्ट के बेस पे लोगों के साथ में। बट दीज लैक द मोरल एंड लीगल फाउंडेशन। लेकिन है ना, इन चीज़ों का कोई आपके मॉरल और लीगल आधार नहीं है। मीन्स कोई किसी के साथ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करता है, उसके साथ इनइक्वलिटी से व्यवहार करता है या उन लोगों के खिलाफ अत्याचार करता है तो वो मॉरलिटी के आधार पे या कानून के आधार पे नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। क्योंकि यदि मॉरलिटी भी यही कहती है कि किसी के साथ इनइक्वलिटी और आपके एट्रोसिटी, अत्याचार नहीं होना चाहिए, और कानून भी यही बोलता है। लेकिन यदि कोई करता है ऐसी चीज़ तो अपने बेस पे कर रहा है और इन चीज़ों का कोई लीगल और मॉरल बेस आज नहीं है। क्योंकि संविधान ने सभी लोगों को इक्वल क्या दे रखा है, अधिकार दे रखे हैं। परहैप्स इट इज़ द रिकॉग्निशन, और ये मान्यता है दैट मेक्स ऑर्डिनरी सिटीजन वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। और यही मान्यता है डेमोक्रेसी की कि वो ऑर्डिनरी सिटीजन को भी है ना अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की वैल्यू देती है। मीन्स उनके डेमोक्रेटिक राइट की वैल्यू भी डेमोक्रेसी के अंदर समझी जाती है। Expectations from democracy also function as the criteria for judging any democratic country. स्टूडेंट्स, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को जज करने का एक क्राइटेरिया
एक क्राइटेरिया के रूप में जो चीज़ फंक्शन करती है वो करती है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। यदि लोग डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो भी एक फंक्शन के रूप में काम करता है, डेमोक्रेसी को जज करने के फंक्शन के रूप में, क्राइटेरिया के रूप में काम वो करता है। मीन्स डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट रखना ज़रूरी है और ये भी डेमोक्रेसी को जज करने का अच्छा तरीका है। अगर डेमोक्रेसी से लोग एक्सपेक्ट नहीं रखेंगे तो डेमोक्रेसी वेल मैनर में काम नहीं कर रही है। व्हाट इज़ मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अबाउट डेमोक्रेसी इज़ दैट इट्स एग्जामिनेशन नेवर गेट्स अवर स्टूडेंट्स। डेमोक्रेसी के बारे में जो डिस्ट्रक्टिव मीन्स जो एक अलग चीज़ क्या है कि डेमोक्रेसी का जो एग्जामिनेशन है, डेमोक्रेसी की जो परीक्षा है वो कभी ख़त्म नहीं होती। एज डेमोक्रेसी पासिज वन टेस्ट इट प्रोड्यूसेज अनदर टेस्ट। जैसे ही डेमोक्रेसी एक टेस्ट को एक परीक्षा को पास करती है तो डेमोक्रेसी के सामने दूसरा टेस्ट आ जाता है। तो डेमोक्रेसी के सामने हर टाइम नए नए टेस्ट मीन्स नई नई परीक्षाएं या चुनौतियां आती रहती हैं। एज पीपल गेट सम बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दे आस्क फॉर मोर एंड वांट टू मेक डेमोक्रेसी इवन बेटर। जैसे ही लोगों को कुछ डेमोक्रेसी से बेनिफिट मिल जाता है तो लोग डेमोक्रेसी के उस बेनिफिट से सेटिस्फाई नहीं होते और डेमोक्रेसी से लोग मोर और भी ज़्यादा बेनिफिट चाहने लग जाते हैं और ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी उनके लिए और भी बेटर मैनर में काम करें। तो डेमोक्रेसी से हर बार लोग नई नई एक्सपेक्टेशन रखते रहते हैं। दैट्स वाही यही रीज़न है कि व्हेन वी आस्क पीपल, जब हम लोगों से पूछते हैं अबाउट द वे डेमोक्रेसी फंक्शंस, की डेमोक्रेसी के फंक्शन किस तरीके से डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, दे विल ऑलवेज केम अप विद मोर एक्सपेक्टेशन एंड मैनी कंप्लेंट्स। तो डेमोक्रेसी के फंक्शन के बारे में, काम के बारे में जब हम लोगों से पूछते हैं तो है ना, लोग हर बार एक नई एक्सपेक्टेशन के साथ में और नई उम्मीदों के साथ में आ जाते हैं और डेमोक्रेसी से वो हर बार एक नई कंप्लेंट करने लग जाते हैं। तो डेमोक्रेसी से लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होते, वो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन डेमोक्रेसी से रखने लग जाते हैं। द फैक्ट दैट पीपल आर कंप्लेनिंग इज इटसेल्फ ए टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो ये फैक्ट है, जो ये तथ्य है कि लोग डेमोक्रेसी की लगातार कंप्लेंट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, ये अपने आप में गवाही है किसका, डेमोक्रेसी की सक्सेस का। मीन्स डेमोक्रेसी में यदि लोग कंप्लेंट करना भूल जाएंगे तो है ना, डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट रखना और डेमोक्रेसी की बार बार कंप्लेंट करना, यही डेमोक्रेसी की एक सफलता है, सक्सेस है। इट शोज दैट, और डेमोक्रेसी के बारे में जब लोग कंप्लेंट करते हैं तो ये चीज़ ये दिखाती है कि पीपल हैव डेवलप्ड अवेयरनेस, कि लोगों के अंदर जागरूकता आ गई है और एबिलिटी आ गई है एक्सपेक्ट करने की, आशा करने की, एंड टू लुक क्रिटिकली, आलोचना करने की, एट पावर होल्डर। पावर होल्डर कौन होते हैं, जो लीडर होते हैं, उनकी आलोचना करने की लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है। और डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट रखने की भी लोगों के अंदर क्या आ गई है, जागरूकता आ गई है। जो लोग हाई पद पे बैठे हैं या माइटी, जो मीन्स आपके बहुत ही ताकतवर लोग हैं, उनकी लोग जब आलोचना करने लग जाते हैं, उनको क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं, पावर होल्डर को, ऊंचे पदों पे या आपके माइटी बहुत ही पावरफुल लोगों को, तो ये भी डेमोक्रेसी की एक सक्सेस है। इससे क्या पता लगता है कि है ना, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, जागरूकता आ गई है। कंप्लेंट करते हैं लोग, अपने लीडर को क्रिटिसाइज करते हैं, मीन्स उनकी आलोचना करते हैं, लीडर की लगा लो या हाई या माइटी, ऊंचे या आपके ताकतवर लोगों की वो आलोचना करते हैं, तो कंप्लेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में अवेयरनेस, डेमोक्रेसी की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ गई है और वो जागरूक भी हो गए हैं। यही डेमोक्रेसी की एक सफलता भी है जब लोग कंप्लेंट करते हैं। ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन विद डेमोक्रेसी शोज द सक्सेस ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट। इट्स ट्रांसफॉर्म्स पीपल्स फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ ए सिटीजन। देखिए, ए पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन, देखिए जब लोगों के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में डिससेटिस्फैक्शन होती है, मीन्स डेमोक्रेसी से लोग सेटिस्फाई नहीं होते, डेमोक्रेसी से लोग संतुष्ट नहीं होते और वो उसको एक्सप्रेस कर देते हैं पब्लिकली रूप से, मीन खुले तौर पे जब है ना, अपने डिससेटिस्फैक्शन को, डेमोक्रेसी से अपनी असंतुष्टि को जब वो खुले तौर पे सबके सामने कह देते हैं, तो वो ये चीज़ ये दिखाती है, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की सक्सेस दिखाती है। यही चीज़ मीन्स जब लोग है ना, अपने डिससेटिस्फैक्शन को, अपनी डेमोक्रेसी से असंतुष्टि को सबके सामने एक्सप्रेस कर देते हैं, बता देते हैं, तो ये चीज़ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट के मीन्स डेमोक्रेसी के प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाती है और डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की सक्सेस को, उसकी सफलता को ये चीज़ दिखाती है। इट ट्रांसफॉर्म पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ ए सब्जेक्ट, और जब लोग कंप्लेन करने लग जाएं, अपने डिससेटिस्फेक्शन को पब्लिकली बोलने लग जाएं लोग,
मीन्स डेमोक्रेसी में खुले तौर पे बोलने लग जाएं तो लोग किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लोग किस में चेंज हो जाते हैं, वो एक सब्जेक्ट मीन गुलाम की हैसियत से वो एक सिटीजन की हैसियत में चले जाते हैं। मीन्स स्टेटस उनका बढ़ जाता है, उनका शतर बढ़ जाता है। मीन्स लोगों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मिल जाती है और वो पब्लिकली रूप से अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। यही डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की या डेमोक्रेसी की सक्सेस स्टोरी है। मोस्ट इंडिविजुअल्स, ज़्यादातर जो इंडिविजुअल हैं, आदमी हैं, टुडे बिलीव दैट, आज बिलीव करते हैं कि उनका जो वोट है वो डिफरेंस पैदा करेगा गवर्नमेंट को चलाने में, टू देयर ओवन सेल्फ रिस्पेक्ट, और अपने खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट में भी उनका वोट डिफरेंस करेगा। तो ये भी लोगों के अंदर जागरूकता है कि उनको अपने वोट की वैल्यू समझ में आ गई है और वो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को रन करने में, चलाने में और हमारे खुद के इंटरेस्ट को, हमारी खुद की इच्छाओं को भी पूरा करने में हमारा वोट बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा करता है। तो लोगों के अंदर जो अपने वोट के बारे में जागरूकता आई है, तो ये भी आपके डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल कहानी कहती है। स्टूडेंट्स, हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइजेज होती हैं, तो आप उन एक्सरसाइजेज को ज़रूर करें। अब हम एक एग्जाम्पल के बारे में स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। नन्नू के बारे में हम स्टडी करते हैं। नन्नू एक डेली वेज अर्नर है स्टूडेंट्स, मीन ये डेली वेज करके, मजदूरी करके अपना गुजारा चलाता है। स्टूडेंट्स, नन्नू वेलकम मजदूर कॉलोनी में रहता है और वेलकम मजदूर कॉलोनी दिल्ली का एक स्लम हैबिटेशन है, मीन गंदी बस्ती है ईस्ट दिल्ली के अंदर। ही लॉस्ट हिज राशन कार्ड, नन्नू का राशन कार्ड लॉस्ट हो जाता है और वो अपने एक डुप्लीकेट राशन कार्ड के लिए जनवरी 2004 में अप्लाई करता है किसी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर। ही मेड सेवरल राउंड, वो कई बार जाता है लोकल फूड और सप्लाई ऑफिसर के पास में, एफएसओ के पास में, अगले 3 महीनों तक कई बार जाता है कि आप मेरा राशन कार्ड बनवा दो। लेकिन जो क्लर्क और ऑफिशियल बैठे थे वहाँ पे ऑफिस के अंदर, वो उसको है ना लीव अलोन डू विद हिज जॉब, वो उसको अपने काम के साथ छोड़ देते हैं और वो उसकी एप्लीकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते। नन्नू ने जो एप्लीकेशन दी थी अपना डुप्लीकेट राशन कार्ड निकालने के लिए, अंत में जब नन्नू थक जाता है फट करके और उसकी बातों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो नन्नू आरटीआई लगवा देता, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट स्टूडेंट्स 12 अक्टूबर 2005 को पास हुआ था, ध्यान रखें इसका। और ये देखने के लिए आरटीआई लगवा देता है कि उसकी एप्लीकेशन जो उसने डाली थी राशन कार्ड लेने के लिए, उस एप्लीकेशन ने कितनी प्रोग्रेस की। तो स्टूडेंट्स, आरटीआई लगने के बाद में है ना, नन्नू जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगा देता है तो उसकी सारी चेकिंग हो जाती है और जो इंस्पेक्टर था स्टूडेंट्स फूड डिपार्टमेंट के अंदर, वो नन्नू के घर विजिट करता है। मीन्स आरटीआई का देखो कितना फ़र्क होता है और नन्नू की जागरूकता का क्या परिणाम हुआ। और देखिए उसके बाद में जो इंस्पेक्टर है उसको इन्फॉर्म करता है उसके घर पे विजिट करके कि आपका राशन कार्ड बन चुका है और उसको ऑफिस से लेने के लिए आप जा सकते हैं। तो नन्नू जब वो ऑफिस में राशन कार्ड लेने के लिए जाता है तो जो फूड और सप्लाई ऑफिसर होता है वो उसका वार्म वेलकम करता है, गर्मजोशी से स्वागत करता है। इस तरीके से नन्नू को अपना नया राशन कार्ड मिल जाता है आरटीआई लगाने के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, इसमें से आप एक्सरसाइज पक्का करें।